अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि जो धरना था उसके बारे में यकीनन आप तक खबरें पहुंची होंगी, किस तरीके से उसको जालिमाना तरीके से ख़त्म करवाया गया और मज़ाहमत की बड़ी नई और बड़ी अनोखी किस्म की जो दास्तानें हैं वो भी रकम हो रही हैं। उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन ये सब कब हो रहा है? ये सब तब हो रहा है कि जब बुनियादी इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है दुनिया भर में, और ऐसे में पाकिस्तान में भी कुछ नाम नहाद चैंपियंस जो हैं वो ऐसे बयानात जारी कर रहे हैं कि जैसे ज़ख्मों पे नमक छिड़का जा रहा हो। क्योंकि जो इस वक्त बुनियादी इंसानी हुकूक की सूरत हाल है पाकिस्तान में, वो सबको पता है कि किस तरह से इंसानी आज़ादियाँ जो हैं उनको ख़त्म किया गया है। बहरहाल, जो कल रात वाक़या पेश आया उसके बाद एक गमो गुस्से की शदीद लहर है और उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन आने का सिलसिला भी जारी है। उसके ऊपर आपको तफसील बताते हैं। साथ ही साथ यूट्यूबर्स का एक नया मामला शुरू हुआ है। बहुत से टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, यंग ऐसे लोग जो कि जिन्होंने कुछ ही अरसे में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करके काफ़ी नाम भी बनाया, बड़े फॉलोअर्स भी इकट्ठे किए, बड़ा पैसा भी बनाया, उनके साथ एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे कुछ अजीबो-गरीब वाक़यात पेश आए और उसके बाद अब उसको एक डिफरेंट एंगल से देखा भी जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ कोई प्री प्लान्ड तरीके से किया जा रहा है। क्या है ये कहानी, इसके ऊपर बात करते हैं और फिर आपको सोहराब बरकत के केस की अपडेट भी देंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अडयाला के बाहर जो तमाशा लगा। अडयाला के बाहर इमरान खान साहब की बहनों ने धरना दे रखा था, रात गए, और पिछले व्लॉग में, आखिरी व्लॉग में मैंने आपको ये कहा था कि ये किसी पल जाके धरना ख़त्म करवा दिया जाएगा, या तो उन्हें कोई यकीन दहानी करा दी जाएगी कि हम मुलाकात करा देंगे, आप अभी उठ जाएं, या कोई उनको मुज़ाकरात कोई आके कामयाब करवाएगा, या फिर कोई हो सकता है कि उन्हें उठा के दूर कहीं वीराने में छोड़ आएँ। और इस तरीके से हमेशा ही ये करते हैं। होता ये है कि दिन में और शाम के वक्त भी काफ़ी लोग वहाँ जमा होते हैं, उस वक्त ये लोग कोई ख़ास कार्रवाई नहीं करते। लेकिन रात गए जब वहाँ पे तादाद काफ़ी कम हो जाती है लोगों की और इमरान खान साहब की बहनों के साथ चंद एक ही रहनुमा और कुछ कारकुन बचते हैं, तो उस वक्त अक्सर ये कार्रवाई डालते हैं और एक ऑपरेशन करके वो जो धरना है उसको मुंतशिर करा दिया जाता है। तो ये एक हमें रूटीन की जो प्रैक्टिस है वो नज़र आती है। इमरान खान साहब की बहनें कल रात भी इसी तरह धरना दिए बैठी थी और पुलिस जो थी वो तकरीबन 1 बजे के करीब एक्शन में नज़र आ रही थी। महसूस हो रहा था कि जैसे कोई एक्शन करने की तैयारी है, और ऐसे में फिर अचानक से वाटर कैनन, जो कि पहले से ही वहाँ पे आज दिन से ही मौजूद थी, उसको इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया। ये एक बहुत ही हैरानकुन फ़ैसला इसलिए था कि सख्त सर्दी की रात, जिसमें आपका जो बाहर टेम्परेचर है खुले मैदान में, वो मेरा ख़्याल है 7 या 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ऐसी सख्त सर्दी, और उसमें बुज़ुर्ग ख़वातीन जिनकी उम्र कोई 70 साल से ऊपर ही है सबकी, और उनके साथ चंद अराकीन या चंद यानी नौजवान, और उनके साथ साथ कुछ मज़ीद ख़वातीन। तो इन लोगों के हमरा वो धरना दिए बैठे हैं और वहाँ पर उनके धरने से कोई नुकसान नहीं हो रहा। कोई ये नहीं क्लेम कर सकता कि जी ये कोई सड़क बंद की हुई थी, क्योंकि रात के 2 बजे सड़क कौन सी बंद करनी थी उन्होंने। वैसे भी वो चंद लोग थे, एक साइड पे बैठे हुए थे। सड़क बंद करने से वैसे भी कोई ख़ास दिक्कत तो नहीं थी, वहाँ उस वक्त कोई ट्रैफिक तो चल नहीं रही थी। दूसरा, फिर ये भी नहीं आप कह सकते कि ये कोई तोड़ फोड़ कर रहे थे, क्योंकि ये तो पिछले 10 घंटे से वहाँ मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे कोई एक गमला नहीं टूटा था, कोई एक चीज़ उन्होंने इधर से उधर नहीं की थी। तो बिल्कुल पुरअमन तौर पर बैठे हुए थे, और इस बात की गवाह खुद पुलिस वाले भी हैं जिनके साथ बाकायदा इनकी गपशप भी जारी थी, बल्कि अलीमा खान साहिबा तो उनका बड़ा ख्याल भी रख रही थी। तो ऐसा कोई माहौल नहीं था कि कोई कशीदगी थी, कोई तनाव था कि जिसकी वजह से कोई धरना हर सूरत ख़त्म करवाना था। बस वो बैठे हुए थे और पुरअमन बैठे हुए थे। अगर उनको मज़ीद भी बैठने दिया जाता तो उसके बावजूद भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन असल बात ये थी, क्योंकि मुलाकात तो इन्होंने नहीं करवाई थी, वो तो 4 बजे टाइम ख़त्म हो चुका था। अब वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मुलाकात नहीं करवाई गई, वो उसके प्रोटेस्ट में वो धरना दे के बैठे हुए थे। लेकिन उस धरने को जिस अंदाज से मुंतशिर किया गया कि उनके ऊपर ठंडे पानी से अटैक कर दिया गया, उस ठंडे पानी के ज़ोरदार प्रेशर के नतीजे में जो ख़वातीन वहाँ पर बैठी थीं, वो जब उठ के खड़ी हुई तो वो प्रेशर उनके ऊपर पड़ा, वो गिरना शुरू हो गई। नौरीन खानम नियाज़ी साहिबा और साथ साथ उज़्मा खान साहिबा, दोनों बहनें गिर गईं, और उसके साथ मज़ीद कुछ ख़वातीन भी थी जो उनके साथ, वो भी गिर गईं। और फिर सारे जो वहाँ पे मर्द हज़रात थे, कारकुन थे, वो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें संभाल सकें, उन्हें वहाँ से महफूज तरीके से ले जा सकें। शाहिद खट्टक साहब
उनकी तारीफ़ करना बनती है। वो हमेशा हर जगह पर फ्रंट फुट पर नज़र आते हैं और इमरान खान साहब की तरफ से किसी भी कॉल की बात हो, वो हर एहतजाज में शरीक होते रहें, एक बड़ा काफ़िला लेके हमेशा आते रहें। और उसके साथ-साथ कहीं पुरअमन एहतजाज के लिए बैठे हों तमाम लोग, कोई धरना दिया हो, वहाँ पे भी वो दिखाई देते हैं। यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि इमरान खान साहब की बहनों की हिफाजत का उन्होंने कहा था कि मैं उनके साथ मुकम्मल मौजूद रहूँगा, आखिर तक मौजूद रहूँगा, उन्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। तो ये उन्होंने बात कह के सिर्फ जान नहीं छुड़ाई थी बल्कि इसको साबित भी किया, क्योंकि कल रात इतनी शदीद सर्दी में जब उनके ऊपर अटैक किया गया तो वो उस वक्त उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने पूरी कोशिश करके उनको वहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश की। कुछ और लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, नईम हैदर पंजोता साहब हमेशा आखिर तक मौजूद होते हैं, मीना खान आफरीदी मौजूद हुआ करते हैं। इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब भी कल रात गए वहाँ तक मौजूद थे और दीगर कई और लोग भी जो थे वो मौजूद रहे। लेकिन इनकी शाहिद खटक साहब ने जब इनको रेस्क्यू करने की कोशिश की तो इस दौरान इनकी अपनी टांग पर शदीद चोट आई और बताया ये जा रहा है कि इनकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हो गई है, कोई हड्डी को नुकसान पहुंचा और इस वक्त वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और आखिरी इत्तलात के मुताबिक जो उनको मरहम पट्टी तो दे दी गई थी, अब ये पीटीआई के अरकान भी उनकी खैरियत मालूम करने के लिए जा रहे थे। तो ये अब पार्लिमानी लीडर भी बन चुके हैं शाहिद खटक साहब, लेकिन जो इनका एक आप ये कह लें कि पहचान है उनकी, जो उनका जज्बा है वो उसी तरह एक आम वर्कर की तरह, और वो उसी तरह से हमेशा आपको स्ट्रीट के ऊपर फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये मज़ाहमत की नई दास्तानें रकम हो रही हैं। एक और जिस शख्स ने बड़ा हैरान किया सबको, वो एजाज नामी एक कारकुन हैं जो कि जब पानी की ये तोप चलाई गई तो उस तेज़ तरीन धार के सामने वो खड़े हो गए और हैरान कुन वो वीडियो बनाई गई कि जब आप देख सकते हैं कि सख्त काली अंधेरी रात और उसमें सफ़ेद पानी का इतना बड़ा एक आप कह लें कि पूरा रैला और उसके आगे खड़ा है एक निहत्था सिपाही इमरान खान का, और वो उसका मुकाबला कर रहा है और इमरान खान के नारे भी लगा रहा है। तो ये अपने तौर पर मज़ाहमत की अलग अलग दास्तानें हैं, वरना सर्द रातों में कौन यहाँ आता है और कौन आके खड़ा होता है। लेकिन इमरान खान कोई लावारिस नहीं है, उसकी तीनों बहनें वो मज़ाहमत का इस्तारा बन चुकी हैं। उसके कारकुन वो कटते हैं, मरते हैं, अपने खून से उसका नाम लिखते हैं, उसकी याद में बाहर आके घंटों बैठते हैं, ज़मीन पर खड़े होते हैं, पानी का मुकाबला करते हैं, गोलियों का मुकाबला करते हैं, रबर बुलेट्स और शेलिंग का मुकाबला करते हैं। तो उन्होंने इसमें कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं समझती हूँ कि इतनी ज़्यादा शदीद मज़ामत जो रिसेंट अगर हम दौर में कहें तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिखाई जितनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों ने दिखाई है। और ये वो पार्टी थी जिसके कारकुनों के बारे में कहा जाता था कि ये बर्गर बच्चे हैं, ये बर्गर पार्टी है, और इन्होंने सबसे ज़्यादा सख्त जान होने का जो है वो मुजाहरा किया और उन्होंने साबित किया कि असल में लोहे के चने तो वो हैं जो 3 साल की बर्बरियत के बावजूद चबाए नहीं जा रहे और अभी तक वो उसी तरह खड़े हैं, दुखी हैं, उनके ऊपर जुल्म हो चुके हैं, उनके घर उजड़े हैं, उनकी जानें गई हैं, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जज्बे कम नहीं होते और वो आज भी अपने लीडर के साथ उसी तरह खड़े दिखाई देते हैं। तो ये जहाँ हुकूमत को हम सब कंडेम करते हैं इस तरह की हरकतों के ऊपर, तो वहीं मज़ाहमत की जो नई आवाज़ें, नए इस्तारे जगमगाते हैं, उससे यकीन मानिए कि एक उम्मीद भी पैदा होती है कि अभी ये माशरा इतना बेहिस भी नहीं है। चंद लोग हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं मज़ाहमत की बात करते हैं, जो अभी भी डर और खौफ से बेनियाज होकर लड़ जाते हैं, और ऐसे ही ये लोग जो थे अडयाला के बाहर मौजूद थे। इमरान खान साहब की बहनें तो मामूली ज़ख्मी हुई, उनको रेस्क्यू कर लिया गया, बाकी वहाँ से फिर धरना ख़त्म कराया गया और ये बाकी जो ख़वातीन थी वो भी बेचारी पानी में भीगी हुई, तैयबा राजा भी थी, बाकी भी और कुछ ख़वातीन थी इनकी, और उन सब को भी फिर घरों को महफूज हाथों में पहुँचाया गया। लेकिन हलीमा खान साहिबा इस मौके पर फरमाती हैं कि बच्चों घबराना नहीं है, पानी ही था, कोई बात नहीं, अगले मंगल को फिर आएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हलीमा खान साहिबा की हिम्मत भी कोई ऐसा लगता है पहाड़ जैसी हिम्मत है इस खातून की भी, वो भी इतनी मुश्किलात और सऊबतों के बावजूद भी कहीं पीछे हटने को तैयार नज़र नहीं आती और घबराती भी नहीं है, मुस्कुराती रहती हैं और दूसरों को भी हौसला देती हैं। तो हलीमा खान साहिबा का जो किरदार है वो यकीनन बेमिसाल है और बड़ा तारीख़ी किरदार है। लेकिन दूसरी तरफ की हक़ाइक़ क्या हैं वो भी सामने रखने ज़रूरी हैं। हुकूमत भी कोई पीछे हटने को तैयार नज़र नहीं आती। आज इख्तियार वली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी इमरान खान साहब को सीरियसली कहीं और शिफ्ट करने पर सोचा जा रहा है।
वैसे ये सोच तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन अभी फ़ौरन इख्तियार वली साहब का आके यूँ ऐलान करना, इसका मतलब है कि फ़िलहाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि इख्तियार वली साहब उस लेवल के ओहदेदार नहीं हैं कि जो आके इमरान खान साहब के बारे में फ़ैसले करेंगे और फ़ैसले अनाउंस करेंगे। तो मेरा नहीं ख़्याल है कि ये बस ऐसे ही डराने धमकाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और रूटीन में जो पिछले 3-4 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है, उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। ओन चौधरी साहब ने भी अल्लाह अकबर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो आए थे, आज मैदान में उतरे थे जी, बयानिया तो मैं उधेड़ के रख दूंगा। तो ये भी अपने आप में एक लतीफ़ा था। और उसके साथ साथ फिर बाकी जो वज़रा हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं और आके इसी तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने बहरहाल इस मौके पर कंडेम किया, और उन्होंने कहा कि ये जो डयाला के बाहर इस तरीके से बर्बरियत की गई है, ये काबिल मुज़म्मत है। किसी भी कैदी का ये हक़ है कि उसकी फ़ैमिली उससे मिल सके, और इस तरह मुलाकातों पे पाबंदी लगाना और आए हुए लोगों के ऊपर जुल्म करना, ये किसी तौर जो है वो काबिल तारीफ़ नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी एक हंगामी इजलास हुआ, और इसमें भी इस बात की मज़म्मत भी की गई जो सलूक कल किया गया, और उसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब हों, महमूद खान अचकज़ई साहब हो, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। महमूद खान अचकज़ई साहब ने तो DG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये तक कहा कि अगर किसी और मुल्क में ऐसे किसी ओहदेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती इस तरह की सियासी, तो वो अब तक ओहदे से हटाया जा चुका होता। बैरिस्टर गौहर साहब हमेशा की तरह कंडेम भी कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम मामलात को बातचीत की तरफ लेके जाते हैं, हम बचाते हैं कि इंतशार की तरफ ना जाएं, हम बचाते हैं कि वो सूरत हाल ना हो कि जहाँ पे किसी के भी हालात काबू में ना रहें। लेकिन न जाने क्यों इन लोगों का जो जुल्म का सिलसिला है वो रुक ही नहीं रहा, और ये खुद ब खुद हालात को ख़राब से ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात, उनके वकला और पार्टी मेंबर्स की मुलाकात होनी चाहिए, ताकि जो बयानिया है वो आगे बढ़े। लेकिन ऐसे मौके पर इस तरह मुलाकातें बंद करके इश्ताल दिलाया जाता है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज ट्वीट किया, और उन्होंने भी बताया कि क्या कल वाक़या पेश आया, कंडेम भी किया और अपनी मौजूदगी का भी बताया। लेकिन उन पे भी कुछ दिनों से तनकीद हो रही थी, उसकी उन्होंने क्लैरिटी भी दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की बहनें जो पैगाम लेकर आती हैं वो इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक ही जारी किया जाता है, और उनके हवाले से जो बातें की जा रही हैं कि वो शायद उसको कुछ अमेंड कर देते हैं, या अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डाल देते हैं, या सवाल अपनी मर्ज़ी के होते हैं, या इन्फॉर्मेशन अपनी मर्ज़ी की पहुंचाई जाती है, तो उन्होंने उस बात से लाताल्लुकी का इजहार किया कि उनका किसी मामले से ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बाकी जो उनकी एक ज़ाहिर है गुफ्तगू होती है जो आइन और क़ानून से मुतालिक, तो वो हमेशा ही करते हैं, वो भी उन्होंने की। तो अब ये सूरत हाल जो है जी अब आगे बढ़ रही है, लेकिन अब ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो मामला है वो इतना ख़राब इन्होंने किया है कि अब बहुत से जो लोग हैं वो इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। और ये सब उस दिन हुआ है कि जब इंसानी बुनियादी हुकूक़ का दिन मनाया जा रहा है। मैं आज लतीफ़े पढ़ रही थी, एक लतीफ़ा चीफ़ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने सुनाया कि बुनियादी इंसानी हुकूक़ की फ़राहमी के लिए हमातन दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और पहले से बहुत बेहतर सूरत हाल है। और इसी तरह से ये शहबाज शरीफ साहब हों, बाकी जो हुकूमती वज़रा हैं, वो इस किस्म की हुकूमत की जानिब से बयानात दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई तवाइफ जो है वो आके पाक दामनी पर लेक्चर दे रही है। तो बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल थी। लेकिन बात यह है कि जब आप लोगों में शर्म बाकी ना रहे, जब आप लोगों में कोई लिहाज, कोई ग्रेस, कोई किसी किस्म के नॉर्म्स बाकी ना रहें, कोई वैल्यूज़ बाकी ना रहें, कोई अखलाक, कोई अक़दार आपको याद ना रहे, तो फिर आप इसी तरह बेहिस और बेशर्म हो जाते हैं जैसे कि इस वक्त की हुकूमत हो चुकी है, जिसको ना ख़वातीन की रिस्पेक्ट का एहसास है, ना बुनियादी इंसानी हुकूक़ का ख़याल है, ना इनको कोई सियासी रिवायात का किसी तरह का ख़याल है। मैं बल्कि कल देख रही थी, एक ट्वीट शेयर हुआ था इमरान खान साहब के दौर का, कि जब मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने धरना दिया था इस्लामाबाद के अंदर, इसी तरह सर्द रात थी, और मौलाना साहब जो हैं अच्छी खासी तादाद में धरना देकर वहाँ बैठे हुए थे। तो उस वक्त अचानक से मौसम ख़राब हुआ और बारिश आ गई। तो इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनके ख़िलाफ़ वो धरना दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने ट्वीट भी किया और वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, CDA को ये हिदायत भी की कि जाके धरना जो मुजाहिरीन हैं उनको हर तरह की प्रोटेक्शन दी जाए, उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम भी किया जाए। वो धरने पे आए हुए हैं और ऊपर से मौसम ख़राब हो गया है, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके लिए शेल्टर का बंदोबस्त किया जाए। तो एक वो भी वज़ीर आज़म था जिन्होंने कभी एहतजाजों में इस तरह रुकावटें नहीं डाली जिस तरह से इस दौर में हो रहा है, हम देख रहे हैं। हालांकि ये लोग पोर्ट्रे क्या करते थे कि इमरान खान तो बड़े कोई सख्तगीर मौक़िफ़ रखते हैं, बड़ा कोई अपोजिशन को उन्होंने दीवार से चुनवा दिया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि अपोजिशन के मेंबर्स ज़रूर उनके दौर में जेल गए, ये भी बात दुरुस्त है कि कुछ मेंबर्स के ऊपर शायद गलत केसेस भी बने, लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि 6-8 महीने में सब के सब बाहर भी थे, और उसके बाद वो बिल्कुल अपनी जो भी उनकी आज़ादियाँ थीं और जिस तरह से उनके सियासी मामलात थे वो उनको पूरी तरह से आगे चला रहे थे। हद तो ये कि 1 साल के अंदर अंदर ही मियाँ
صاحب جو ہیں, نواز شریف صاحب, وہ سزا یافتہ ہونے کے باوجود جیل سے جانے میں کامیاب ہو گئے. ان کو علاج کی غرض سے باہر بھجوا دیا گیا تھا. تو یہ سب بھی ہوا. مریم نواز صاحبہ کو ضمانت چند دن کی دی گئی اور وہ پھر اس کے بعد کبھی دوبارہ گرفتار ہی نہیں ہوئیں, اور اس کے بعد وہ مسلسل اپنے والد کی عیادت کے لیے بھی موجود رہیں, اور صرف عیادت نہیں کرتی تھیں, وہ پھر پوری سیاست کرتی تھیں. اور وہ سب نے دیکھا کہ جس طرح سے پھر پی ڈی ایم بنی اور جلسے جلوس کا سلسلہ شروع ہوا. اور یہ جلسے جلوس یہ لوگ کورونا کے دور میں کر رہے تھے, جب اکٹھے کرنا کسی کو ویسے ہی بڑا موت کو دعوت دینا بنا ہوتا تھا. پھر بھی عمران خان صاحب ان کو روکتے ضرور تھے, لیکن ایسی کریک ڈاؤن اس طرح کا ہمیں نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی احتجاج کرنے آیا ہو اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہو, اس کو اس لیے گرفتار کیا ہو کہ جی احتجاج کیوں کرنے آئے ہوئے ہیں آپ. لیکن پوری طرح انہوں نے لانگ مارچز کیے, دھرنے دیے, جلسے کیے, ہر طرح کی ان کو ایکٹیویٹی کی اجازت تھی. آج صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی جاتی, اور ایون الیکشن میں کوئی چلے جائیں یہ لوگ تو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی جاتی, ایک پوسٹر نہیں لگانے دیا جاتا. تو یہ آپ کمپیریزن خود کر لیں کہ عمران خان صاحب کا دور جو تھا وہ جمہوریت کے اعتبار سے کیسا دور تھا, اور آج کا جو دور ہے اس کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی طرح کوئی جمہوری دور ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. بہرحال جی, ابھی فی الحال تو ایسے جینا ہے. اور صحافیوں کے ساتھ بھی سن لیں جو ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی 3-4 واقعات ایسے پیش آئے کہ صحافیوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی, اور اس کے اوپر ہم دیکھتے تھے کتنا واویلا ہوا کرتا تھا, کتنا احتجاج ہوا کرتا تھا. ہونا چاہیے تھا, میں غلط نہیں کہہ رہی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کسی بھی صحافی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اب اس سے کہیں بڑھ کر اور کہیں زیادہ تعداد میں صحافیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور بالکل ناحق ناجائز ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں اگر کوئی ہوتی بھی تھی تو ایک آدھ دن میں اس کی کوئی ہمیں ریمیڈی نظر آ جاتی تھی, کوئی عدالت انصاف دے دیتی تھی. عمران خان صاحب کچھ خود انٹروین کر کے صحافی برآمد کرا دیتے تھے یا کوئی مسئلہ حل کرا دیتے تھے. اب کیا صورتحال ہے کہ عدالتیں بھی آپ کو انصاف نہیں دے رہی ہیں. اب سہراب برکت صاحب جو ہیں, پہلے ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا, پھر انہیں لاہور کے کسی مقدمے میں ڈال دیا گیا. پہلے ان کی کوئی 3-4 ہفتے لاہور میں سیوا کی گئی ہے, یہاں پر انہیں ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے مقدمے میں گرفتار کرا کے پھر وہاں پہ ریمانڈیں لے کے اس طرح سے گھمایا گیا, اور اس کے بعد اب یہاں سے ان کو اسلام آباد کی کسی مقدمے میں ڈال کے وہاں بھیج دیا گیا ہے. اور آج اسلام آباد کی عدالت نے NCCIA کو ان کا 5 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے. تو وہ مزید اب 5 دن جو ہیں وہ NCCIA کے پاس ہیں. مقدمات کیا ہیں, کوئی کسی کے پاس نہ سر ہے نہ پیر ہے, کوئی 10 مہینے پرانا مقدمہ ہے, کوئی انٹرویو کیوں کر لیا, کوئی کسی کی طرف دیکھ کیوں لیا, کوئی ٹویٹ ری پوسٹ کیوں کر دی. اس طرح کے مقدمات کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کے ان کے ساتھ سلوک کرنے شروع کیے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ کو وہ واویلا اس لیول کا نظر آتا ہے جو آپ کو کبھی نظر آیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں. تو یہ سارا جو ڈھکوسلہ بنایا گیا تھا یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو فیل کرنے کے لیے, ان کی گورنمنٹ کو ایسا پورٹرے کرنے کے لیے کہ جیسے وہ کوئی بہت زیادہ ظالم فاشسٹ حکمران ہے. ان کی حکومت بہت اور بہتر ہو سکتی تھی, اور جو واقعات ہوئے وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے, لیکن اس کے اوپر جو ریاکشن تھا وہ آپ دیکھیں, اور آج کے واقعات کے تناظر میں جو ریاکشن ہے اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اب یوٹیوبرز جو ہیں یہ میں تو اتنا ان لوگوں کو فالو نہیں کرتی, خاص طور پہ یہ جو فیملی ولاگنگ ہے میں نہ اس کو پسند کرتی ہوں نہ میں نے کبھی ان کو فالو کیا ہے, لیکن یہ بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں, نام میں سن رکھے ہیں میں نے. یہ اسٹرالوجی کی خواتین ہیں, پھر یہ رجب بٹ ہیں, یا یہ منیب بٹ ہے, کوئی نانی والا ہے, کوئی دادی والا ہے, کوئی یہ اپنا ڈکی بھائی ہیں. تو یہ وہ تو اب ان کے ساتھ ایک نیا جو ہے وہ معاملہ شروع ہوا ہے. ایک کر کے کسی یوٹیوبر کو پکڑا جاتا ہے, اس کے اوپر اس کو پھنسایا جاتا ہے جیسے بہت سے کیسز میں, اور پھر اس کے بعد اس کی مدد بھی کر دی جاتی ہے, اور پھر الٹیمیٹلی وہ یوٹیوبر باہر آتا ہے اور آ کے وہ بڑی تعریفیں کرتا ہے کہ جی ایجنسیوں نے فلاں شخص نے ہماری بڑی مدد کی اور پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات دلوائی. اس دوران کچھ لوگ اپنے پیسے بھی بنا لیتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ بھی جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بھی بڑی سستی طریقے سے شہرت بھی حاصل کی, اور بڑے آرام سے انہوں نے پیسے بھی کروڑوں میں کمائے ہیں. تو اب ان کے جو کروڑوں کمائے ہوئے ہیں یہ بھی بڑے کھلتے ہیں کہ جی یہ کیوں کروڑوں پتی اور اربوں پتی بن گئے, لہٰذا ان سے پیسے جو ہیں وہ اینٹھے جائیں. تو یہ بھی کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ان پہ احسان کر کے ان کو آسانیاں بھی کر دی جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, الٹا آ کے وہ ان کے لیے اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بیانیاں بلڈ کر رہے ہیں کہ جی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں اور یہ کرپشن کے خلاف اور انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے. ڈکی بھائی کا بھی اسی طرح کا جو سٹوری کا انجام تھا وہ ہوا, اور اب مزید بھی ایک اور یوٹیوبر ہیں رجب بٹ, ان کو پہلے یہ برطانیہ سے آئے ہیں, آج ان کو ایک بڑی V8 گاڑی میں جو ہے وہ اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا, جبکہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی اس گیٹ کو کراس نہیں کر سکتے جتنا VIP پروٹوکول انہیں ملا ہوا تھا. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ VIP پروٹوکول کن
ذریعوں سے آپ آئیں تو پھر آپ کو ملتا ہے. تو یہ سب اب جو ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ پھر ایک ایسی ہی گیم پلاننگ ہے کہ جناب ان لوگوں کے جو فالورز ہیں ان کی ہمدردیاں سمیٹی جائیں اور ان کے نزدیک کوئی اس طرح کا امپریشن بنایا جائے لوگوں میں کہ جی جو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں, ادارے ہیں, وہ تو بڑے محب وطن بھی ہیں, بڑے کرپشن کے خلاف بھی ہیں, لوگوں کی بڑی مدد کرنے والے بھی ہیں, اور جو کچھ یہاں پہ ارکان ہیں حکومتی سیاسی جو فگرز ہیں وہ کوئی پتہ نہیں بڑے خراب ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو بہرحال اگر تو یہ سچ میں کوئی ان کے مسائل ہیں اور واقعی انہوں نے کوئی جرم کیے ہیں تو ان کو سزا ہونی چاہیے, پھر پروٹوکول کیوں مل رہا ہے؟ اور اگر انہوں نے کچھ نہیں جرم کیا تو پھر ان کو پکڑا ہی کیوں جاتا ہے اور کیوں ان کو جو ہے وہ بلا وجہ پھنسایا جاتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہی غلط ہے. اور اگر اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کام ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی بیانیہ بنایا جائے گا تو یہ تو پھر آپ کی بھول ہی ہے, کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں بڑی جلدی آج کل ایکسپوز ہو جاتی ہیں اور چند منٹ میں ہی سارا کھیل جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. تو اتنا کچھ پورے آپ نے 3 سال سے ریاست کے وسائل لگا کے کوشش کر کے پتہ نہیں کون سا بندہ اتار کے دیکھ لیا میدان میں, تو جب وہ نہیں چلے تو وہ بیچارے معصوم سے یہ یوٹیوبرز کیا کر لیں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.